नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पूरे मुल्क के अंदर जो कारोबार इतने साल चलता रहा है वो है रियल एस्टेट का कारोबार। अच्छा, मैंने रियल एस्टेट वालों को बहुत समझाया कि इस्लामाबाद जब आप जाते हैं और आपको बुलाया जाता है मीटिंग के लिए और आप वहाँ बड़े शरीफाना अंदाज में जाके कह देते हैं हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स देने के फेवर में, हम चाहते हैं सब कुछ डॉक्यूमेंट हो जाए, तो इसके बुनियादी माने ये हैं कि भाईजान आप शिकंजे में फंस गए। इनके साथ यही हुआ। एडवाइस देखें, बात ये है कि माशाल्लाह लोग बुरा ना माने, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट से वाबस्ता, वो बात यह है कि हर कोई पाकिस्तान में ख़ुद को अकले कुल समझता है। आबाद वाले भी ख़ुद को अकले कुल समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। रियल एस्टेट वाले भी ज़्यादातर ख़ुद को अकले कुल समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। बात यह कि हुसन और दौलत ये तो सब मेरे रब की दी हुई चीज़ें हैं ना यार, तो किस्मत से मिलती हैं। तो कभी कभार मेरे जैसे तालिब इल्म मईशत से भी ज़रा पूछ लिया करें, कभी डिस्कस कर लिया करें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और बड़ी हर्ट करने वाली बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आबाद वाले भी गए तो उन्होंने जो बातें अप्रूव करवा ली वो रियल एस्टेट वालों को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, बोला हमारा रियल एस्टेट वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रियल एस्टेट अलहदा हो गई और कंस्ट्रक्शन अलहदा हो गई। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्टी सस्ते दामों चाहिए थी। बोले हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, हम टैक्स देने के लिए तैयार हो। तुम्हारे सारे इन्वेस्टर तो नॉन टैक्स पेयर हैं। और रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादातर प्लाट तो बीवियों के नाम है। पाकिस्तान में तो आपको पता है बीवियों की कितनी चलती है, तो बीवियां तो नहीं होती ना टैक्स पेयर, वो तो कभी अपने रसोई से बाहर नहीं निकली होती, उसको क्या पता है FBR टैक्स क्या होता है। लेकिन मजाल है कोई सुन ले। चलो इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ मैं कहूँगा कि अहले अकल, अहले बसीरत हमारे पास आज तशरीफ़ लाएँ, इनके साथ इस मौजू पर डिस्कशन के। और मैं तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब M रहमान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, मुस्तफ़िज़ुर रहमान, और जनाब मेजर रफ़ीक हसरत साहब, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान। और हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन करेंगे जनाब सरदार ताहिर साहब, इस्लामाबाद रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन से। गुफ्तगू का आगाज़ मेरे ख्याल मुस्तफ़िज़ साहब आपसे कर लेते हैं। बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से शोर मचाता रहा हूँ कि इतनी मासूमियत से ना मान नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत फिर कहता है कि ये लोग तो मान जाते हैं ना, तो इन पर थोड़ा बोझ बढ़ा दें। जब उन्होंने देखा कि आप पटवारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत भी करते हैं, काविश भी करते हैं, जूतियाँ भी घिसती हैं आपकी बिल्डिंग कंट्रोल जाने में, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ी सी और जूतियाँ घिस जाएंगी, FBR भी आ जाएंगे। तो आप लोग मासूमियत से ना मान गए। आपको इस सिलसिले के अंदर शोर ये करना चाहिए था कि आपको सनद का अभी दर्जा नहीं दिया गया। जब आपको सनद का दर्जा मतलब ज़ाहिरी तौर पर दे दिया गया, हकीकी तौर पर नहीं मिला, आपने क्यों एक्सेप्ट कर ली हैं बातें और फिर आज आप पछता रहे हैं? रियल एस्टेट सेक्टर का सत्यानाश हो गया। जी मुस्तफ़ी साहब। जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें मदऊ किया। और इस सिलसिले में पहले मैं थोड़ी सी एक जो आपने क्वेश्चन किया बात करना चाहूँगा कि जो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन है, इसकी आज एक ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है। और ये कराची की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है कि कराची की तमाम रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशंस एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होने के बाद उन्होंने ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशंस के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की जो रियल एस्टेट बरादरी है और जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड अदारे हैं, उनके लिए आज का दिन कराची की हिस्ट्री में बहुत अहम दिन है कि हम रियल एस्टेट जो हमने एक प्लेटफार्म बनाया था, आज उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें मैं पाकिस्तान की तमाम रियल एस्टेट बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज और कल हमारा जो होगा, जिसमें पाकिस्तान की हमने तमाम रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशंस और जो भी रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, उसके लिए एक कन्वेंशन का भी अपना किया है हमने, और उसकी सेरेमनी कल होगी। और उसमें हम जितनी भी रियल एस्टेट से वाबस्ता एसोसिएशंस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों और अपने नुक्ता नज़र या जो हमारी रिजर्वेशन हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका अदारों को पेश करें।
दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रियल एस्टेट की हालत है वो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। हमारे रियल एस्टेट डीलर्स तकरीबन 50% के करीब बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं और FBR को ख़ुद अपनी पॉलिसीज़ का नहीं पता कि वो क्या पॉलिसीज़ बनाएं। हर साल हर 6 महीने के बाद ये एक नया शोशा छोड़ देते हैं। उस शोशा छोड़ने के बाद होता ये है कि रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल जो आगे ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, मज़ीद इसमें बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। अच्छा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। मैं गुफ्तगू में, क्योंकि हमारे साथ मेजर मोहम्मद रफ़ीक हसरत साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल करता हूँ। मेजर मोहम्मद रफ़ीक हसरत साहब, मुख्तसरन आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी मुझे तमीद बांधनी पड़ेगी। बात यह है कि हमारे यहाँ जो अफवाज में लोग होते हैं, ये सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो प्लॉट मिलता है वो DHA के अंदर या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में मिलता है। यही इकलौती उनकी जमा पूंजी होती है। अगर रियल एस्टेट के ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह लग जाता है तो ये बेचारा मिडिल क्लास जो एक रिटायर होने वाला फौजी होता है, इस बेचारे की लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट पे सर हर जाता है। हमारे लोग इस बेसिक क्वेश्चन को समझ नहीं रहे। देखें, अगर इस प्लॉट की कीमत कम हो जाएगी, लाइफ सेविंग जो है उसकी कोई कदर नहीं रहेगी। अगर आज की तारीख के अंदर ये सारे कैपिटल गेंस टैक्स और फलाना टैक्स और फलाना टैक्स और फलाना टैक्स लगेगा तो ये हार्म करेगा तमाम, मैं कहता हूं कि उन लोगों को जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ ए फेवरेबल फॉर द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री कि उसके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो बेचारे जो हैं उनको वैल्यू फॉर मनी ना मिले। मैं इस सवाल से शुरू कर रहा हूँ, माजरत, क्योंकि आई एम माई सेल्फ एम ए सन ऑफ अ मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, और मैं फील करता हूँ कि हम लोगों के साथ बड़ा इंजस्टिस हो रहा है इस सूरत में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और अब तक TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौके के ऊपर हमें अपने राय के इजहार के लिए यहाँ पर बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। यकीनी तौर पर मैं और आप और तमाम वो लोग जो भी किसी भी सर्विस से, आर्म फोर्सेस की सर्विस तो मैं समझता हूँ हमारे लिए तो हमारे तो खून में वो दौड़ती है। और जब कभी भी आपने बुलाया है अपनी सर्विसेज को, चाहे वो जंग हो, चाहे वो अमन हो, चाहे वो जल्दला हो, चाहे वो सैलाब हो, कोई भी आफत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके बेटे, ये आपके भाई हमेशा अपनी जानों को हथेली पर रख के तो आपके लिए जो है ना सुबह शाम कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं। और जंग हो तो अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं, और अमन हो तो अपनी नींद, अपना आराम, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम उनको सलूट पेश करते हैं। और हम जो कुछ कुर्बानियाँ ये आर्म फोर्सेस के लोग देते हैं उनका सिला दे ही नहीं सकते, लेकिन जो छोटे मोटे बेनिफिट उनको हम देते हैं उनको हमें हर सूरत में प्रोटेक्ट करना चाहिए, मीनिंगफुल बनाना चाहिए। और एक प्लॉट जो कि सर्विसेज से सारी ज़िंदगी के लिए बेनिफिट के लिए मिलता है और वो घर बनाने के लिए मिलता है, उस पर तो गेन टैक्स किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। और अगर वो प्लॉट किसी वजह से एक ऑफिसर चेंज करके दूसरा प्लॉट लेता है और वो प्लॉट ऐसा है जो घर बनाने के लिए है, क्योंकि बाज़ का आपको लोकेशन सही नहीं मिलती, आपको लाहौर में मिला है तो आपको इस्लामाबाद में घर बनाना है, इस्लामाबाद में मिला है तो आपको मुल्तान में घर बनाना है, तो उसके ऊपर तो किसी तौर पर गेन टैक्स नहीं होना चाहिए, नंबर 1। जी। नंबर तो वैसे भी ये जो सिस्टम इस हुकूमत ने टैक्सेशन का लेके आई रियल एस्टेट के लिए, ये बड़ा अनरियलिस्टिक है, अनफॉर्चुनेट है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त वहाँ जाते हैं तो सर नीचा करके बैठ जाते हैं और सारी बातें मान लेते हैं, मेरा ख्याल है हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल बताएं। टैक्सों के ख़िलाफ़ 2016 जून 2016 में पहले टैक्स जनाब इसहाक डार साहब ने और मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अनाउंस किए थे, और हम जुलाई 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी की पूरी जो है ना वो स्कीम के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, टैक्सों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, कारोबार को तबाह करने वाले इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं। और उस वक्त भी हमने लाहौर में जो है ना एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला और उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत ने हमसे रब्ता किया। हम FBR में गए, हमने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस को ब्रीफिंग दी 2 घंटे, हमने सेनेट की कौमी कमेटी कायमा कमेटी बराए फाइनेंस को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने दी। और उसके नतीजे में सर सुने मेरी एक बात, यहाँ मासूम से, प्यारे से, नन्हे से जो यहाँ के हमारे ब्रोकर हैं, ये आके शोर मचा के कहते हैं हम रेगुलेट होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर इदारा हमारी अलहदा लिस्ट बनाए, हम हर दफ्तर के बाहर जाकर अपने जूते घिसें, हम और टेंशनें लें, हर जगह जाकर अपना नाम लिखवाएं, टैक्स में अलहदा लिखवाएं, जो रेगुलेटरी इदारा वहाँ पे अलहदा लिखवाएं, फिर जो एसोसिएशन जहाँ पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने लगे वहाँ पे अलहदा लिखवाएं,
जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर अलहदा लिखवाएं। ये कराची वाली बात कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात को एग्री करेंगे। मैं उसी से आगे अब मैं कनेक्ट करने लगा सर, ये बात है कि नहीं है, मुझे ये बता दें। जी, मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट बरादरी ने बहुत जद्दोजहद की है, और इस जद्दोजहद को करने के लिए हमने जो अपना प्लेटफॉर्म 2017 में बनाया था फेडरेशन ऑफ रियल्टर की सूरत में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह जद्दोजहद की है। और फिर हमने 5 अप्रैल 2018 को लाहौर में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला, और ये वो दिन था जिस दिन मुस्लिम लीग की हुकूमतें शाहिद खान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एमनेस्टी का अनाउंस किया, और उस दिन रियल ट्रेड को भी एक पैकेज दिया जो कि हमारी कोशिशों के नतीजे में था। और मैं समझता हूँ कि वही पैकेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रियल ट्रेड के मसाइल भी हल कर सकता है, पाकिस्तान की तरक्की में भी किरदार कर सकता है। और वो पैकेज ये था, कोई FBR रेट नहीं होगा, कोई DC रेट नहीं होगा, और फेडरल गवर्नमेंट 1% टैक्स लेगी, और वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी 1% टैक्स लेने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके ऊपर जो है किसी भी वैल्यू के ऊपर जो बायर था प्रॉपर्टी खरीदेगा, अगर वो कम प्राइस शो करेगा तो हुकूमत उससे 100% ज्यादा देके वो प्रॉपर्टी वापस लेगी। इसका क्या मतलब है? I will just come back to you on this one. Very important point. I'll just come back to you on this one. सरदार ताहिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन। सरदार ताहिर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं, फिर उसके बाद आपसे सीधा साधा सवाल पूछता हूं। बात यह है कि इस्लामाबाद को आपने इतना वसी कर दिया, पता नहीं कितने तो जोन बना दिए। मैं किसी से पूछता हूं पिंडी के अंदर, तो कहता है मैं जोन 5 में रहता हूं। तो मैं समझा नहीं कि मतलब इस्लामाबाद अगर इतना बड़ा शहर बन चुका है, और उसके अंदर जनाब कहूटा ट्रायंगल भी आ गया है, ये भी आ गया है, पता नहीं क्या बुरहान सब सारी दुनिया आ गई, तो इस्लामाबाद कितना बड़ा शहर होगा, उसकी प्लानिंग किस तरह से की गई है, वहाँ रियल एस्टेट के बुनियादी मसाइल के ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये शुरू से इस्लामाबाद जो है, जो जोनिंग रेगुलेशन है, सदर इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बना था, तो तब से ही इसको 5 जोन, इसको जो है 5 जोन्स में तकसीम किया गया था, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें ये सारी चीजें पहले से शामिल थी। अब जो सिटी एक्सपेंड हो रहा है, तो वो आउटस्कर्ट्स जो थी जोन 2 की तरफ, जोन 5, 4 की तरफ, तो इसमें ये जो है वो जोन जो है वो एक्सपेंड हो रहा है इस तरफ। तो इसमें जो जोन 2 और उसके इर्द गिर्द का एरिया है जहाँ भी नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो अब मास्टर प्लान चेंज हो रहा है, तो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान रिवाइज होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर इंशाल्लाह जो मजीद एरिया शामिल हुए हैं, तो उसकी रीअलाइनमेंट करके तो इसको, और मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे सकता, मुझसे पूछा जो क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिएगा। नहीं, मैं तो आपसे वैसे पूछ रहा था कि जनरलाइज करके भी तो बताएं कि रियल एस्टेट के जनरल इश्यूज क्या आ रहे हैं, वहां भी लोग बेचारे परेशान हैं, लेकिन उसका सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, सबसे ज्यादा इसमें कारामद पीर बाबा रहे। पीर बाबा ने टोय टब्बे खरीदे और वहां पर भी जो है उन्होंने प्लाट बना के बेच दिए। आज सारी दुनिया उस तरफ भाग रही है। उस बंदे का जहन कैसा चल रहा है वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रियल एस्टेट में इतने अरसे से तुर्रम खान बैठे, लेकिन पीर बाबा ने आकर उनको शिकस्त दे दी। एज टू वाई, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बस एक शिकवा रहता है मेरे दिल में, जबकि इतना कुछ पढ़ता लिखता रहता हूँ, लेकिन रोज़ मुझे लगता है कि मैं लाइल्म हूँ। अभी समुंदर के पानी का शायद एक कतरा भी मेरे पास नहीं, लेकिन मैं जब अपनी कौम की जानिब देखता हूँ तो यहाँ हर शख्स समझता है कि उसे नौजुबिल्लाह सब कुछ पता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, एवरीबडी थिंक्स कि दे आर देयर शाना, पर उसका नुकसान ये होता है इवेंचुअली दैट पीपल आर एबल टू टेक एडवांटेज when there is no vision, there is no central vision, when you don't bring people together, then there is a problem. लेकिन इस काविश का एक हल निकाल रहे हैं हमारे साथ मुस्तफिजुर रहमान साहब कि he is trying to collect people together and bring about a collective vision. खैर, उनसे इस बारे में बात करते हैं, लेकिन सरदार ताहिर साहब की हमारे साथ बात हो रही थी। ये इस्लामाबाद रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं। तो सरदार ताहिर साहब,
आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें। जाने से पहले आपसे मैंने पूछा था कि इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका अगर आप जिक्र कर दें तो हमारे नाजरीन को आगाही भी मिलेगी, इसके साथ साथ एक आवाज़ भी बन के सामने आएगी। जी जी, इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट है इसमें चूंकि आपको पता है कि सीडीए ने तो गुज़श्ता 35 साल से कोई नया सेक्टर डेवलप नहीं किया। एक E12 था और E12 जो आखिरी सेक्टर था जो सीडीए ने कमिट किया था आज से 35 साल पहले, वो लॉन्च किया था और उस 35 साल के बाद आज वो जो 4,500 लोगों को अलॉट हुआ था उनमें से 1,300 लोग जो है वो इस दायरे फानी से कूच कर गए, लेकिन अभी तक वो सेक्टर के डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो सकती और आज भी उसकी कोई टाइमलाइन आज के दिन में भी नहीं है कि वो कब कंप्लीट होगी। तो ये मरहूने मिन्नत है इस्लामाबाद का सारा शहर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की डेवलपमेंट का। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये प्राइवेट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ना होती तो आज के दिन में आपको इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर लोग पड़े हुए मिलते, क्योंकि इस्लामाबाद एक अर्बन सिटी है। इस्लामाबाद के अंदर इतनी महंगी जगह है कि वो किसी की दस्तरस में नहीं है, तो उसको शहर से बाहर निकलना पड़ता है और इन सोसाइटीज को गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती। You're talking about the lots of societies that have come up around GT Road and leading right up to Islamabad, right? If I'm correct? Yeah, exactly. And, not only around GT Road, but around New International Islamabad International Airport and its surrounding, the vicinity of Islamabad, right from here, Islamabad New International Airport, up to the hills of Murray, called Barakau. जी, वहाँ पर भी मैंने देखा वैसे बाराकहू के इर्द गिर्द भी, और बिलखुसूस जब से पीर बाबा ने वहाँ, मैं मौजू उधर ही लाना चाह रहा था। सर ये क्या बात है, आप लोगों से एक एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं अप्रूव होती। पीर बाबा चाहता है पहाड़ के ऊपर भी हाउसिंग सोसाइटी बना देता है, पहाड़ काट के भी बना देता है, वहाँ पानी भी ले जाता है। आप लोगों के अप्रूवल एनओसी नहीं कर रहे होते, क्या मसला है? बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि जिसने भी डेवलपमेंट के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसने नया ट्रेंड दिया है, चाहे वो जैसे भी दिया हो, पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। एनओसी लेने के लिए, एक एनओसी लेना आपके लिए जुए शीर लाने के बराबर है। तो जब आपके, बेशक आपने जो सारी इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं बेशक वो आपने कंप्लीट भी करनी हो, इसके बावजूद बड़ा मुश्किल है कि आप जो है वो आपको वो एनओसी मिल सके साल। और जो मशरूम ग्रोथ वाली सोसाइटीज थी, इससे पहले जो एक 500 कनाल का मैं या 200 कनाल का एक पीस लूं, उसके ऊपर मैं किसी से बगैर पूछे 20 फुट की गली काट के, तो वो बेशक मैं 10 दफा वो किसी को बेच दूं, उस पर मुझे किसी ने नहीं पूछना। लेकिन अगर मैंने कम से कम स्ट्रीट साइज 40 फुट वाइड है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें सीवरेज है, ड्रेनेज है और कंप्लीट पार्क्स हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी, सब प्लॉट्स मैंने एमिनिटीज के छोड़े हैं, तो ये मेरा गुनाह है। एक दिन सीडीए आ जाएगा, दूसरे दिन अगर आरडीए में आती है आरडीए आ जाएगा, तीसरे दिन कोई और इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, कोई एफडीआर वाला आ जाएगा, तो आपको काम नहीं करने देंगे, कोई अच्छा काम करने नहीं दिया जाएगा आपको। उसके लिए आपने बड़ी मेहनत करनी है और इन लोगों को मजबूरन इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरी, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट जो इनकी है वो आपको पूरी करती है। हमारा जो सीडी है उसको कहते हैं करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एक आपका घर बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और एक एनओसी आपने अगर वहां से लेना है तो एनडीसी लेना है, फिर ट्रांसफर करवाने के लिए तो वो एक आम आदमी को 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करते हैं ये अंडर द टेबल। जब तक वो नहीं देगा उस वक्त तक वो उसको एनडीसी मिल नहीं सकता। हमारे पास सारे ही राज जड़े ने आज ही दसने ने। सर थोड़ा वेट करें, थोड़ा या हौला हाथ रखो। मैं जरा आई जस्ट कम बैक टू यू ऑन दिस वन। मैं यहाँ पर जनाब मुस्तफिज़ुर रहमान साहब आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ। ये बात ये है कि द सेम अप्लाइज हियर, यू नो, जो बात ताहिर साहब कर रहे हैं आपने सुनी, बात ये द सेम अप्लाइज हियर। लेकिन फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, तो आप उस बंदे को अप्रिशिएट करो ना।
तो आपका कारोबार भी तो मतलब एवरीवन इज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ डीलिंग देयर, थोड़ी अप्रिसिएशन भी कर दें जहां आप इतनी तनकीद करते हैं उनको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अच्छा काम करेगा। और असल देखें इश्यूज़ ये हैं कि कोई भी डेवलपर कोई भी सोसाइटी अनाउंस करता है तो उसमें सबसे मेन काम है कि आप डेवलपमेंट कैसी देंगे। तो अगर आप एक अच्छी डेवलपमेंट देंगे सोसाइटी को जिसमें रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट है, पानी है, अगर एक अच्छी फैसिलिटीज़ आप पब्लिक को देंगे तो लाजमी बात है वो बिल्डर कामयाब भी होगा और पब्लिक के लिए भी फ़ायदामंद होगा। डेवलपर जो है वो फ़ायदामंद होगा, तो उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी पाकिस्तान में तो सब चलता है, आपको पता है कि पहिया ना लगाओ तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता। आपने भी वही लफ्ज़ कह दिए जो उन्होंने वहाँ कहे। अच्छा वो तो खुद कह चुके हैं, मैं क्या कहूँगा। अच्छा दूसरा जो कराची शहर के बेशुमार रियल एस्टेट के मसाइल हैं और अच्छा नहीं, एक चीज़ मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ। देखिए कराची में भी मुज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत काम हुआ, जैसे अभी सरदार साहब बता रहे थे, मैंने यही कहा ना, वहाँ पे टोए टब्बे जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, मतलब टॉपसी टर्वी लैंड जो था उसको डेवलप कर दिया। यहाँ पर भी आप लोग काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, को कह रहा ढाबे जी घरों पे ये बनाऊंगा, वहाँ पे ये बनाऊंगा, लेकिन एक विजनरी सेटिंग के ज़रिए अब मुज़ाफ़ाती इलाकों में काम शुरू हो गया। डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर रियल एस्टेट? जी बिल्कुल, देखें कराची की नीड्स हैं, कराची में अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ चाहिए जहाँ पर पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए, और ख़ासकर जो लो इनकम के लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज़ चाहिए, उनको अपार्टमेंट्स चाहिए। और इस वक्त शहर में यानी कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। आप देखें कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन मिनिमम 50 लाख से अबव घरों की ज़रूरत है, और इस वक्त तकरीबन 10 मिलियंस का शॉर्टफॉल है। ये जो अदाद शुमार हैं ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं ना, नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको 50 लाख घर बना के नहीं, वो नहीं बनेंगे 10 लाख सर, वो नहीं बनेंगे क्योंकि इसका प्लान ही ठीक तरह नहीं किया गया। अगर ये प्लान इसको सही करते, ये बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके पीछे क्या अपना कौन से अनासिर हैं जो इस प्रोजेक्ट्स को फेल करने जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है उसके मुताबिक ये 50 लाख घर बनेंगे। आपका व्यू है ये जो जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड कर रही जी बिल्कुल, नज़र ही नहीं आ रहा ना, कोई सामने चीज़ नज़र आए, कोई फिनांस नज़र आए, कहाँ से फिनांस आएगा, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व। यहाँ पर भी वो नंबर ले गया, आपको पता है जी, उसका दिमाग चल रहा था ना बंदे का, मैं नाम नहीं ले रहा, जी जी वो जानते हैं सर, आप देख तो रहे हैं ना, आप मीडिया देखते रहते हैं, वो देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फाइनेंस की अरेंजमेंट भी कर दी। आप लोगों ने इतने साल में क्यों नहीं की? सर देखें, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस सवाल कब से लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू एक बड़े मज़ेदार मोड़ पे आ गई है। बात यह है, ये सारी चीज़ें विजन की हैं। इतने साल हो गए, पाकिस्तान में काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है यानी रिसोर्सेज की, उस पर फोकस नहीं किया गया। इसी को मुस्तफ़िज़ुर रहमान साहब ने हाईलाइट किया कि बेसिकली क्या है कि फाइनेंस उसके इर्द गिर्द नहीं है, उस तरह की प्लानिंग नहीं है। मे बी 1 मिलियन यूनिट्स का जो शॉर्टफॉल है उसको कवर करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है वो एक तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो भी राय है उससे आपको आगाह किया। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेजर साहब की दोबारा से जाया जाए। मेजर रफ़ीक हसरत साहब, बात यह आपने गुफ्तगू सुनी और मुस्तफ़िज़ुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बड़े आसान अंदाज में हाईलाइट करके बताया ये अफोर्डेबल हाउसिंग का इशू ऐसा है। सर इस पर हमने बड़े प्रोग्राम किए। अब आप ख़ुद देखें कि अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट का ताल्लुक बड़ा करीबी है। आपके ख्याल से क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है आगे चल के रिजल्ट्स मिलेंगे? मेरा ख्याल है नासिर भाई, मैं जहाँ से पिछला सवाल था वो अभी तशनगी रह गई थी, पूरी बात जी नहीं आप मुकम्मल कर लें, वो ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था कि 5 अप्रैल 2018 को एक उस वक्त की हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम दी थी और उसके साथ रियल एस्टेट का एक पैकेज दिया था जी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1% टैक्स हम चार्ज करेंगे और कोई FBR वैल्यू नहीं होगी, कोई DC वैल्यू नहीं होगी। हर परचेजर अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो प्राइस डिक्लेयर करेगा, और अगर वो मार्केट से कम प्राइस डिक्लेयर करेगा तो हम 100% ज़्यादा दे के ले लेंगे। क्या मतलब था इसका कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ की है
और वो 1 करोड़ रुपया शो करेगा तो गवर्नमेंट उसको 2 करोड़ रुपया दे के वो प्रॉपर्टी ले लेगी। और अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 55 लाख शो करेगा तो गवर्नमेंट जब उसे लेगी तो वो 1 करोड़ 10 लाख में लेगी। इसका क्या मतलब था? जब वो खुद कह रहे थे कि हम 1% फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और अगर करोड़ की प्रॉपर्टी मैं 55 में शो कर सकता था तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली मैंने 0.5% टैक्स देना था। ये इतना ज़बरदस्त पैकेज था और उसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को भी वो कायल कर रहे थे कि जी आप भी अपना टैक्स कम करें ताकि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों। मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, हर हुकूमत की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, लेकिन इस हुकूमत की जो फ़िलासफ़ी है ये पाकिस्तानी ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं है, ये IMF की पॉलिसी है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पॉलिसी है, जिसके तहत उन्होंने आपको खौफजदा कर दिया है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो होती है वो कहते हैं कि ये ब्लैक मनी से हो रही है, या टेररिस्ट मनी से हो रही है, या ड्रग मनी से हो रही है, हम आपको पकड़ेंगे। यहाँ पर जो है ना ये इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आपने किया है, आपने नॉन फाइलर को बाहर कर दिया। 80% नॉन फाइलर जो प्रॉपर्टी खरीदते थे, आपने कह दिया कि जी हर ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होगी, कैश में अगर आप पेमेंट करोगे तो वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी। आपने जो गेन टैक्स का पीरियड था वो 3 साल के बजाय 8 साल कर दिया। ये सारी की सारी बड़ी सुइसाइडल जो है ना पॉलिसी थी। इसके तहत टोटल जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो तबाह हो गया है। और जैसे हम कहते हैं कि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रियल एस्टेट चलेगी तो तमाम पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी। क्योंकि आज आपने तजर्बा करके देख लिया कि जब रियल एस्टेट के कारोबार को तबाह किया गया है, ऑटोमोबाइल का कारोबार तबाह हो गया है, होटलिंग का कारोबार तबाह हो गया है, टूरिज्म का कारोबार तबाह हो गया है, तमाम दूसरे कारोबार जो हैं तबाह हो गए हैं। क्योंकि रियल एस्टेट की ऐसी एक इंडस्ट्री थी जहाँ पर लोग ईजीली सर्कुलेशन ऑफ मनी करते थे। अच्छा, मैं उससे प्रॉफिट होता था और आर्गूमेंट बताता हूँ उनकी आर्गूमेंट क्या है। उनकी आर्गूमेंट ये है कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इसमें कोई ख़ास जो है पैदावार नहीं होती, 1। सेकेंडली ये स्पेकुलेटिव है, इधर सारी कीमतें जो हैं वो स्पेकुलेशन का नतीजा हैं, इसलिए बेहतर ये है कि इसमें से इन दोनों एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए। सबसे पहले स्पेकुलेशन को ख़त्म करने के लिए कैपिटल गेंस टैक्स और इस तरह के और जो हैं वो इक़दाम लिए जाएँ। सेकंड ये है कि क्योंकि ये नॉन प्रोडक्टिव है, इस वजह से इसमें जितनी कम डील्स हों, मतलब पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ ना हो, वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ चला जाए। ये दो मैंने आपको उनका बता दिया है कि उनकी क्या सोच है। जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ तक आपने कहा स्पेकुलेटिव मार्केट है, मेरा ख्याल है हमारे दोस्तों को अंदाज़ा नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। आप अमृतसर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, आप जकार्ता चले जाएं, आप हांगकांग चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, ईरान चले जाएं, तमाम तुर्की चले जाएं, तमाम मुल्कों में हमारे लाहौर और कराची के मुकाबले में प्राइसेस अभी भी ज़्यादा हैं। लिहाजा ये कहना है कि हमारी कीमतें जो है ना स्पेकुलेटिव हैं, यकीनी तौर पर वो दोस्त जो है ना दाएँ बाएँ जो हमारे ममालिक हैं उनकी रियल ट्रेड को उन्होंने स्टडी नहीं किया। यकीनी तौर पर हम अभी भी जो है ना बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हमारी प्राइसेस उनसे बहुत कम हैं, हमारी रियल ट्रेड में अभी पोटेंशियल है कि इसकी कीमतें और ऊपर जाएं। जहाँ तक गरीबों का और कम जो सरमाए वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ताल्लुक है, तो आपको नए शहर आबाद करने चाहिए। आपको अपनी जो मोटरवेज हैं, आपकी जो उनको तो हमने जाके ठोकर से भी आगे फेंक दिया कि जी आप ठोकर से आगे आजकल तो आपको पता है ना, वो ठोकर नियाज बेग को वो ज़्यादा लाहौर में कहते हैं ठोकर ठोकर, तो उनको तो वो दूर जाके मुजाफाती इलाके बेचारे काम क्या करेंगे अगर इतनी दूर मुजाफाती सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ लाहौर में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ना करें। लाहौर और कराची और बड़े बड़े शहरों से 50, 60, 100 मील दूर जाके, जिस तरह आप देखें पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में कितना फ़र्क है। आप दूर जाके शहर बचाएं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंफर्टेबल रहेगा। आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, जैसे इस गवर्नमेंट का था कि सी पैक के तहत भी आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे, वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इंडस्ट्रियल जोन ग्रो होने चाहिए, वहीं से आपको जॉब मिलेंगे ना। और रियल एस्टेट का एक जो कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव है, माजी बैत का हिस्सा बन चुका है सर। अच्छा सर, आप जो कहते हैं ना ये रियल एस्टेट का सेक्टर नॉन प्रोडक्टिव है, बिल्कुल नहीं। इनको अंदाजा ही नहीं है हमारे दोस्तों को। रियल एस्टेट के सेक्टर के साथ कम अज कम 50 लाख नौजवान जो रोजगार हासिल कर रहा है, जो कि अदरवाइज गवर्नमेंट किसी सूरत में उन नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती। आप और मैं देखते हैं कि आप चले जाएं यहाँ कराची के मार्केट में चले जाएं, लाहौर का इस्लामाबाद में चले जाएं, तो इतने यंग लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मांगते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट
मांगते हैं, वो खुद अपनी फैमिली का 1,00,000 2,50,000 रुपये कमा के अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की में वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बिकॉज जब वो प्लॉट बेचते हैं तो कम से कम एक कनाल के ऊपर अभी 10 लाख रुपये गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए जा रहा है। तो ये ऐसा कारोबार है जिसको नॉन प्रोडक्टिव आप नहीं कह सकते। सिर्फ ज़रूरत यह है कि जो रियलिस्टिक पॉलिसीज हैं, इसके ऊपर जो अनअफोर्डेबल टैक्सेज हैं उनको कम करें, सूबाई हुकूमतें कम करें। अभी देखें पंजाब गवर्नमेंट का 5% स्टैम्प ड्यूटी था, यहाँ से गवर्नमेंट ने 7 से 3.5 कर दिया, बलोचिस्तान ने 5 से 1% कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट 5 से 2% क्यों नहीं करती ताकि ज्यादा पैसा सरकुलेट हो। एक चीज को तो हल करना पड़ेगा ना, लोगों ने अलमारियां भरी हुई है फाइलों के साथ, अब इस चीज़ को तो हल करना है ना। वी हैव टू ब्रिंग जेन्युइन बायर्स इनटू द मार्केट। मेरे ख्याल द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट फर्स्ट बायर प्रोग्राम। जो लोग अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो शख्स एक ही घर बनाना चाह रहा है उसके लिए तो रिलीफ और रिलैक्सेशन? सर बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बहुत देर से इसको जो है ना एडवोकेट कर रहा हूँ, इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि एक घर बनाने वाला उसके कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ना ट्रांसफर के ऊपर ना ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड 1 रुपए का भी टैक्स नहीं होना चाहिए, तभी जाके गरीब आदमी घर बना सके। दैट्स राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं सरदार साहब के जाने भी जाता हूँ। सरदार साहब, आई एम श्योर आप पेशेंटली सुन रहे होंगे तमाम चीज़ों को। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू आपने सुनी, इसके बाद मुझे बुनियादी तौर पर यह बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अब इस्लाहाती प्रोग्राम किस तरह से लाया जाए, क्योंकि हाउसिंग पॉलिसी का तो ऐलान हो गया था, आई डोंट नो उस पर कोई अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वही 5 मिलियन होम्स वाली, लेकिन बाय एंड लार्ज इसके इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए क्या काम होना चाहिए? जो जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की थी उसी को आगे लेकर चलते हैं। मेरी नाके सराय में, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो ये हमें फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को। आप यकीन कीजिए, हमारे लिए लोग जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस जैसे लोग, उनके लिए लोग पासपोर्ट लेके दूसरे मुल्क उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मसलन आपने 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका में, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, पूरी फैमिली का। और आप में 100-125 कंट्रीज के अंदर आप जाएं, जहां मर्जी आपको ई वीजा घूमें, जो मर्जी करें, और लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप हमें एक कॉर्नर करके और हमें कारोबार नहीं करने देंगे तो लोग इस बारे में सीरियसली सोच रहे हैं कि जैसे टेक्सटाइल यहाँ से और बाकी इंडस्ट्रीज, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, कोई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चला गया, वो सरमायादार लोग थे, उनको हमने उनका ख्याल नहीं रखा, उन्होंने अपना सरमाया यहाँ से मूव किया और वहां पे चले गए, नुकसान हमारा हुआ। आज आप अगर देखें इस बांग्लादेश को, तो उसकी ग्रोथ रेट क्या है और हम लोग कहाँ पे हैं, कि हमारा कंपैरिजन नहीं है। तो इसमें यह है कि वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात आपने की है। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर हम इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हम वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है, बहुत सारे मौजूआत को आज कवर कर लिया। मैं चाहूँगा नाजरीन के आगे आने वाले दिनों के अंदर हम इस रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट और बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करें। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।